नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मैं निनाद ठाकरे आप सबका शेर व नज़्म व गज़ल बातों बातों में कि इस 11वीं नशिस्त में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप ही की बदौलत हम आज ये 11वीं नशिस्त कर रहे हैं। मेरी इस अदना सी कोशिश को कि जहां हम शेर, नज़्म और गज़ल के ज़रिए उर्दू के पर्सनाइज्ड वर्ड्स, लफ्ज़ जानने की कोशिश करते हैं, उसको आप इतनी पजीराई देते हैं, इतना एक्सेप्ट करते हैं, वही मेरे लिए बहुत है। पुराने ज़माने में यानी कि गालिब, मीर, सौदा, ज़ौक़, वहाँ से लेके अभी तक एक 10-15 साल कह लीजिए, अभी तक पर्शियन ओरिजिन के उर्दू लफ्ज़ आपको गज़लों में, नज़मों में मिलते हैं। आजकल की शायरी में ऐसा नहीं होता। आजकल की शायरी में ज़्यादातर हिंदुस्तानी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, यानी हिंदी उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो हम आम तौर पर एक दूसरे के साथ बात करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो शायरी जो हमें पसंद है, जो गज़लें पसंद है, नज़में पसंद है, वो समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत उस पेचीदा उर्दू की जानकारी होना ज़रूरी है। तो गज़ल की तकनीकी बातों में हमने क्या देखा कि गज़ल का सबसे पहले तो मतला होता है, पहला शेर होता है जिसमें दोनों मिसरे एक दूसरे से राइम करते हैं। और ये राइमिंग पैटर्न क्या होती है, इसे काफ़िया रदीफ़ कहते हैं। काफ़िया यानी वो सिलेबल जो एक दूसरे से राइम करता है, और रदीफ़ वो जो काफ़िए के बाद आता है। अब शेर जो होते हैं वो मतले के बाद आते हैं, और हर एक शेर अपने आप में एक नज़म होता है, एक पोएम होता है। शेर का दूसरा मिसरा मतले के दोनों मिसरों से राइम करता है, ये ज़रूरत है। फिर उसके बाद गज़ल की बहर होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो गज़ल के मिसरों की लंबाई और गज़ल का वज़न होता है। वज़न यानी जिस सिलेबल पे आप ज़ोर देते हैं, जिस सिलेबल को आप खींचते हैं, जिसको आप थोड़ा कम करते हैं, उसे कहते हैं वज़न। और उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसमें कुछ अरकान होते हैं या रुकन होते हैं, यानी प्लेस होल्डर्स होते हैं जिस पे आपको वो आपके लफ्ज़ या आपके सिलेबल्स रखने होते हैं। गज़ल का आखिरी शेर, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी पेन नेम इस तरह से इंसर्ट करता है कि वो गैर मुनफ़क हो जाता है, यानी इनसेपरेबल हो जाता है उस शेर से। वो सारी बातें हमने देखी, और कुछ छोटी और बातें भी देखी कि मतले के बाद और भी मतले हो सकते हैं जिन्हें हुस्न मतला कहते हैं। देखी अब हमें गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है ये जानने में आसानी होगी। अच्छा, ये जो तलफ़्फ़ुज़ की बात है, ये नज़्म है, नज़्म नहीं है। ज़ जो है, ज के नीचे नुक्ता, वो आधा है और म भी आधा है, तो नज़्म है। लेकिन कभी कभी बोलते हुए ये नज़्म हो जाता है, तो अगर वैसी गलती मुझसे हुई तो माफ़ कीजिएगा। नज़्म एक तसलसल ख़याल पर, एक मुसलसल मौजू पर लिखी जाती है, और गज़ल का हर एक शेर अपने आप में एक नज़्म होता है। गज़ल और नज़्म में और एक बुनियादी फ़र्क वो ये कि नज़्म का उन्वान होता है, यानी कि नज़्म को टाइटल होता है, और गज़ल को टाइटल नहीं होता। अगर आपको गज़ल को टाइटल देना हो, उन्वान देना हो, तो आपको जितने शेर है उतने उन्वान देने पड़ेंगे। दो अहम तरीक़ों से आप नज़्म के बारे में बात कर सकते हैं। एक तो उसकी जो
टेक्निकलिटीज़ हैं नज़्म में, उसके हिसाब से आप नज़्म का डिवीज़न कर सकते हैं, या फिर किस मकसद से नज़्म कही गई है उससे आप उसका डिवीज़न कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टेक्निकली आप नज़्म के कितनी किस्में होती है। तो सबसे पहले होती है पाबंद नज़म। पाबंद नज़म में क्या होता है कि उसमें रदफ, काफिया और मीटर और वज़न, ये सब इसका ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद होता है फ्री वर्स, यानी कि आज़ाद नज़म। अब आज़ाद नज़म में क्या है कि वज़न की पाबंदी होती है, यानी कि अगर मा फ़ाइलुन मा फ़ाइलुन मा फ़ाइलुन ऐसे अगर आपके अरकान है जिस पे आपको सिलेबस बिठाने हैं, तो हर एक मिसरे में एक ही मीटर होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। यानी कि पहले मिसरे में मान लीजिए कि 3 अरकान है, मा फ़ाइलुन मा फ़ाइलुन मा फ़ाइलुन, तो दूसरे मिसरे में सिर्फ एक अरकान मा फ़ाइलुन हो सकता है और तीसरे मिसरे में 2। तो इसे कहते हैं फ्री वर्स। इसमें थोड़ी बहुत पाबंदी होती है, लेकिन मीटर की पाबंदी नहीं होती। ब्लैंक वर्स या गैर मख्फी नज़म, यानी जिसमें काफिया नहीं होता, काफिया, रदीफ और इसकी पाबंदी नहीं होती, ये होता है ब्लैंक वर्स। और चौथी जो टाइप है, जो किस्म है, उसे कहते हैं नसरी नज़म। नसर मतलब प्रोज़। तो जो प्रोज़ थोड़ा बहुत पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है उसे नसरी नज़म कहते हैं। तो अब दूसरी तरह से नज़म को किस तरह बांट सकते हैं वो हम अगर देखेंगे तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि किस मकसद से ये नज़म कही गई है, या किससे खिताब है, या किसको एड्रेस किया गया है। तो सबसे पहले है क़सीदा। क़सीदा ये एक लंबी नज़म होती है जो किसी राजा या बादशाह की प्रेज़ में कही जाती है। उसका पहला जो शेर है वो एक मतले की तरह होता है, यानी दोनों मिसरे एक दूसरे से राइम करते हैं। इसी क़सीदे से ख़ता निकली है। ख़ता का अरबी मतलब होता है टू कट, या टुकड़ा करना, या टुकड़ा। तो ये जो टुकड़ा होता है ये क्वाट्रेन होता है, यानी 4 मिसरों का होता है ख़ता, या ख़ता होती है। वो उसमें दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा एक दूसरे से राइम करते हैं। तो इस तरह वो गज़ल और क़सीदे से अलग है, क्योंकि गज़ल और क़सीदे में पहला जो शेर होता है वो मतला होता है, यानी दोनों मिसरे एक दूसरे से राइम करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसी क़सीदे से गज़ल निकली है। पहले ये क़सीदा अरब में था, उस ज़माने में गज़ल नहीं थी, लेकिन क़सीदे के पहले कुछ अशार जो थे वो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। बिफोर दे स्टार्टेड प्रेजिंग द किंग और बादशाह और वो सुल्तान, वो प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। उन्हें कहा जाता था तजबीब या नसीब। वही तजबीब आगे चलकर गज़ल बन गई, और फिर उसने अपना एक वजूद, अपनी एक आइडेंटिटी अख्तियार कर ली। नात, प्रॉफेट मोहम्मद के प्रेज़ में कही गई जो नज़्म होती है उसे नात कहते हैं। एक बहुत ही फेमस नात है हिंदी सिनेमा में, शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई और नौशाद अली साहब की तर्ज दी हुई। वो मुग़ल आज़म फ़िल्म में मधुबाला जी पर फिल्माई गई है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। है मेरी मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है, आपके
पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जो खुदा के या अल्लाह के प्रेज़ में कही गई हो। एक बहुत ही मकबूल नज़्म है जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में है, और वो है एक कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। ये बहुत ही मकबूल नज़्म है, उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद है मरसिया, जो किसी के गुज़र जाने पर कहा जाता है, रुबाई, जो बहुत फेमस एक फॉर्मेट है, जिसमें वो भी 4 मिसरों की होती है रुबाई। उसमें पहले 2 मिसरे जो हैं वो एक दूसरे से राइम करते हैं और फिर चौथा मिसरा राइम करता है, और उसका एक मीटर होता है, उसी मीटर पे वो लिखी जाती है। फिर है मनखबत, जो नात जैसी ही होती है लेकिन प्रोफेट अली के लिए कही गई होती है। तो इस तरह से बहुत सारी किस्म की नज़में हैं। जितने भी गीत है, जितने भी गाने हैं, पोएट्री है, वो सारी एक किस्म की नज़म होती है। पिछली नशिस्त में हमने हमारे ज़माने के अज़ीम तरीन शायर जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल दत्ता प्रसाद जी की आवाज़ में सुनी थी और उसका थोड़ा बहुत तज्ज़िया किया था। आज हम फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनेंगे। कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये उन्वान है। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आते रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है शेर और नज़्म व गज़ल के ज़रिए थोड़ी बहुत उर्दू जानना। उसमें आप सब मिल गए हैं मेरे साथ। तो ये मजरू साहब के शेर की तरह कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मंजिल की तरफ मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप शेर और नज़्म व गज़ल बातों बातों में को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जो है उसे दबाइए। मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय, आदाब।